गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा है दोस्तों फिजिक्स में ऊष्मा और तापमान यानी हीट एंड टेम्परेचर, जिसमें दोस्तों मैं आपके लिए 4 वीडियो डाल चुका हूँ। और आज का हमारा वीडियो है दोस्तों जल के असंगत प्रकार से जो आपका प्रसार है उससे हम रिलेटेड सारी चीज़ें समझेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें हम समझने वाले हैं न्यूटन का शीतलन नियम, जहाँ से दोस्तों डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें भी हम समझेंगे कि न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, क्या चीज़ें होती हैं, किस किस प्रकार से उस फॉर्मूले को जो है उसके आधार पर जो न्यूमेरिकल होता है किस प्रकार से उसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक आपको देखना है, वीडियो को समझना है, नोट्स बनाने हैं, उन्हें रिवाइज अवश्य किया करो दोस्तों रेगुलर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए समझाया था कि जल जो है दोस्तों जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उस पर उसका आयतन क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, कब वह बढ़ता है कब वह घटता है। तो चलिए दोस्तों इसी चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं। तो बात करते हैं हम दोस्तों जल का असंगत प्रसार, ये क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जल का न्यूनतम आयतन और अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर होता है। जैसे दोस्तों ये जो है ना आपका, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये न्यूनतम तापमान है, ये जो सरफेस है ये न्यूनतम तापमान जो है आयतन बता रही है, और ये अधिकतम आयतन। ठीक है, जबकि घनत्व की बात करें तो देखिए दोस्तों ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर न्यूनतम आयतन है। और घनत्व की बात करें तो ये सरफेस जो है ये अधिकतम घनत्व बता रही है, फिर ये दोबारा से न्यूनतम आयतन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से होता है कि कभी भी आप किसी भी जल को या जल जो होता है अगर आप उसे गर्म करते हो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका तापमान 0 होता है। और जैसे ही आप उसे टेम्परेचर देते हो यानी ताप देते हो तो उसका क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों जो उसका अधिकतम तापमान है उस तापमान से सबसे पहले दोस्तों ये नीचे की ओर आता है, यानी उसका असंगत प्रकार धीरे धीरे कम होता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, उसका जो घनत्व है आयतन, ये आयतन का है दोस्तों, ये आयतन थोड़ा थोड़ा कम होगा, तो यहाँ पर दोस्तों उसका घनत्व ज़्यादा होगा इस जगह, फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर फिर से दोबारा से आयतन बढ़ने लगेगा और घनत्व कम होने लगेगा। तो यही है दोस्तों असंगत प्रसार। तो इसी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये रही जो कि आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है जल के बारे में कि जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो आयतन घटेगा, यानी वो दोस्तों सिकुड़ेगा। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करें तो आयतन क्या होगा दोस्तों, घटेगा। उसी प्रकार दोस्तों जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा। वहीं दोस्तों 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करें तो पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों, जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो आयतन बढ़ेगा, और 0 से 10 डिग्री तक ठंडा करें तो भी आयतन ये बढ़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं दोस्तों, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पलों के बारे में। जैसे दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाती है। कितने पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तब ताप बढ़ाने पर उसका आयतन घटता है, अर्थात बर्फ़ का आयतन जल से अधिक होता है और घनत्व जो है दोस्तों जल से कम होता है। इसलिए तो घनत्व कम है, तभी तो वो जब जल में तैर रही है। ठीक है, और डूब क्यों ना रही, क्यों दोस्तों उसका आयतन ज़्यादा है, और आयतन कम होगा तो वो डूब जाएगी। जैसे दोस्तों मैं आपके लिए समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये कोई टब है आपके पास और इसमें पानी भरा हुआ है, ये 2 टब है, 1 मिनट, यहाँ पर एक तो ये टब है आपके पास, ठीक है, और एक ये टब है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसमें पानी भरा हुआ है। अब होगा क्या दोस्तों, मान लीजिए इसमें बर्फ़ है,
तो ये बर्फ़ है इतनी डूबी हुई है, ये जल में तैर रही है। क्यों तैर रही है दोस्तों? इसका आयतन ज़्यादा है। ये सरफेस जो एरिया है, ये आयतन जो है इसका ये ज़्यादा है और घनत्व इसका कम है। घनत्व कम है तभी तो ये तैर रही है। घनत्व ज़्यादा होता तो डूब जाती। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जैसे ही आप किसी कील, मान लीजिए कोई लोहे की कील है, तो डूब क्यों रही है? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, लोहे की कील में इसका जो घनत्व है वो ज़्यादा है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये जल में डूब जाती है। लेकिन आयतन इसका, आयतन जो है वो भी कम है और घनत्व ज़्यादा है। आयतन तो कम है और घनत्व ज़्यादा है, इसलिए वो डूब जाती है। क्योंकि दोस्तों घनत्व का मतलब है कि उसके अणुभार में कितना द्रव्यमान है, उसका कितना वजन है। जिसका वजन ज़्यादा वो डूबेगी, यानी उसका जो घनत्व का मतलब है दोस्तों, उसके अणु पास पास है बहुत ज़्यादा। और आपको पता है ठोस में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है अणु पास पास होते हैं, उसका घनत्व भी ज़्यादा होता है। और इसके बजाय, इस रोड के बजाय दोस्तों ये जो बर्फ़ का घनत्व है वो थोड़ा सा कम है, इसलिए वो पानी पर तैर रही है। जैसे आप दोस्तों किसी कील को डालते हो, जिसमें नहीं डाली तो ये डूब जाएगी। किसी कंकड़ यानी पत्थर को डालते हो वो भी डूब जाएगी। तो क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें कुछ स्पेस ही नहीं है, तो उसमें जल भरेगा ही नहीं। जैसे आपका लकड़ी हुआ दोस्तों, लकड़ी फूल कर मोटी हो जाती है तो क्या होता है दोस्तों, जल में फूल कर जब मोटी हो जाती है तो पानी पर तैरने लगती है। क्यों दोस्तों? जो उसमें स्पेस था उसके कणों के मध्य, उसमें जल भर चुका है। ठीक है, स्पेस बोलते हैं दोस्तों, यानी कैविटी जो थी, जो एरिया था, जो खाली स्थान था उस लकड़ी में, उसमें जल भर गया। जल भरने से क्या हुआ, उसमें दोस्तों वायु गई। वायु के कारण वो दोस्तों जल में तैरने लगी। तो यही होता है दोस्तों, जिसका घनत्व ज़्यादा वो डूब जाती है, जिसका घनत्व कम वो तैरती है। घनत्व कम होगा तो आयतन ज़्यादा होगा। इसीलिए दोस्तों कभी कभी आपने देखा हो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है या कहीं भी पानी में डूबने लगता है, तो उसे क्या है दोस्तों, उस पानी पर लेटने की सलाह दी जाती है। क्योंकि दोस्तों आयतन बढ़ जाता है। जैसे दोस्तों ये व्यक्ति है, कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है खड़ा हुआ है। अब जैसे ही हम इसे लेटने की सलाह देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर इसका आयतन कम था, लेकिन यहाँ पर इसका आयतन ज़्यादा हो गया, तो ये तैरने लगेगा। क्योंकि दोस्तों आयतन ज़्यादा होगा तो पानी में वो तैरेगा, आयतन कम होगा तो डूब जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। इसलिए दोस्तों किसी कांच की बोतल में पूरी तरह से जल भर कर रखें और फ्रिज में रख दिया जाए तो बोतल में बर्फ़ जमने पर बोतल टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्योंकि दोस्तों उसका बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है। आयतन ज़्यादा होगा तो उसका प्रसार होगा, यानी दोस्तों वो फैलेगी। बर्फ़ फैलेगी तो जो बोतल है वो चटक जाएगी। क्यों चटक जाएगी, क्यों टूट जाएगी दोस्तों? क्यों दोस्तों बोतल तो फिक्स है, उसका आयतन में कोई प्रसार ही नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों बर्फ़ के आयतन में तो प्रसार हुआ। तो वो क्या है दोस्तों, उस पर प्रेशर डालेगा उस कांच की बोतल पर, उसकी दीवार। जैसे कि आपकी कांच की बोतल है, इसमें जल भरा हो, तो इसकी ये दीवार जो है कांच की बोतल की, इस पर ये प्रेशर डालेगा। तो आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर तो ऑटोमेटिक ही पड़ेगा इस पर, इन दीवारों पर। तो प्रेशर पड़ेगा तो ये दोस्तों टूटने की कोशिश करेंगी, तो इसलिए वो टूट जाती है। क्योंकि जल जब बर्फ़ में बदलेगा तो आयतन बढ़ेगा। आपने देखा होगा दोस्तों, सर्दी की रातों में पानी की पाइप फट जाती है। क्यों दोस्तों, पानी का आयतन बढ़ता है जमने पर, और सर्दियों में जो है दोस्तों पानी जल्दी जमता है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो ये था आपका जल का ऊष्मीय प्रसार, असंगत प्रसार, जो कि मैंने आपके लिए बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों ऊष्मा के चालक पदार्थ, वो क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये ऊष्मा का जो चालक पदार्थ है, इसकी 3 अवस्थाएं होती है। एक तो स्वचालक, एक कुचालक, एक ऊष्मारोधी। और ये एग्जाम्पल दोस्तों डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आपको याद रखने हैं कि ऊष्मा चालकता सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों धातुओं में। जैसे दोस्तों चांदी है, हीरा है, ऊष्मा की बात हो रही है। जबकि विद्युत का कुचालक होता है दोस्तों हीरा। क्या होता है विद्युत का कुचालक, लेकिन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। जैसे चांदी हुआ, धातु हुई, पारा हुआ, हीरा हुआ, ये सभी दोस्तों आपके ऊष्मा के सुचालक होते हैं अच्छे। जबकि कुचालकों की बात करें तो वायु, ऊन, कपड़ा, लकड़ी, कांच, बर्फ, मिट्टी, सिल्का, गैसें, रबड़, ये सभी जो है दोस्तों ऊष्मा की कुचालक होती हैं। और जबकि ऊष्मा रोधी कौन कौन सी होती है दोस्तों, एबोनाइट और एस्बेस्टोस। ऊष्मा रोधी का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों ये आसानी से ऊष्मा ग्रहण नहीं करते, ठीक है,
ऊष्मा को अपने आप से जाने नहीं देते, लेकिन दोस्तों जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो धीरे धीरे ये गर्म होने लगते हैं, तो उन्हें कहते हैं दोस्तों हम ऊष्मारोधी। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, इन्हें आपको याद रखना है। जितनी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि एस्किमो लोग बर्फ़ की दोहरी दीवारों के मकान में रहते हैं। क्यों रहते हैं दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इसका कारण यह है कि बर्फ़ की दोहरी दीवारों के मध्य हवा की परत होती है, और हवा को जो कि मैंने आपके लिए बता चुका हूँ दोस्तों यहाँ पर कि बर्फ़ जो है ऊष्मा की कुचालक है, तो ये ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती, जिससे क्या होता है दोस्तों उसका टेम्परेचर जो है अंदर का एस्किमोज लोग जो मकान होते हैं उनके भीतर का जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो दोस्तों समान बना रहता है। तो ऊष्मा की परत होती है जो ऊष्मा की कुचालक होती है, जिसके अंदर ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती, और फलस्वरूप कमरे का ताप जो है बाहर की अपेक्षा अधिक बना रहता है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, फर्स्ट सेकंड पॉइंट, कि धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है। धातु का जो प्याला होता है, कप जो होता है जिसमें आप चाय पीते हो, उसमें पीना कठिन है। धातु का मतलब है दोस्तों जैसे आपने स्टील का कप है आपके पास, किसी कॉपर का कप है, तो उसमें चाय पीना क्यों कठिन है? उसमें ऊष्मा का प्रसार बहुत ज़्यादा होता है। क्यों दोस्तों? वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी गर्म होती है। जल्दी गर्म होती है तो क्या होता है दोस्तों, जैसे आप चाय पीते हो तो आपके होठों को जला देती है। लेकिन चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान होता है। क्योंकि दोस्तों मिट्टी जो है ऊष्मा की कुचालक होती है, तो जल्दी से उसमें ऊष्मा का प्रसार नहीं होता। तो आप जैसे ही टच करते हो ना उस कप को अपने होठों से, तो होता क्या है दोस्तों, वो आपके होठों को जलाता नहीं है, ठीक है। और आगे इसके बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, धातु ऊष्मा का संचालक होता है, जिसके कारण चाय की ऊष्मा से धातु के प्याले गर्म हो जाते हैं, जिससे क्या है दोस्तों होठ है दोस्तों, ये होठ जलने लगते हैं और चाय पीना कठिन हो जाता है। जबकि चीनी मिट्टी का ऊष्मा के कुचालक होने के कारण ऐसा नहीं होगा। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, बादलों की रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। क्यों दोस्तों? कि स्वच्छ आकाश वाली रात में पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण की ऊष्मा आकाश की ओर चली जाती है, और बादल ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। अतः बादलों वाली रात में जो है पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण की ऊष्मा आकाश की ओर जाने के बजाय पृथ्वी पर लौट आती है, जिसके कारण पृथ्वी गर्म हो जाती है। वहीं अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। जैसे चौथा पॉइंट है कि सर्दियों में गर्म या ऊनी कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऊन जो मैंने अभी बताया था, ऊन कुचालक होता है ऊष्मा का, तो इसलिए वो पहने जाते हैं। क्योंकि दोस्तों सर्दी में वातावरण का ताप कम और हमारे शरीर का ताप अधिक होता है, तो तापांतर के कारण हमारे शरीर की ऊष्मा वातावरण की ओर जाएगी, और ऊन जो है ऊष्मा की कुचालक होती है, जिस कारण दोस्तों ऊनी कपड़े शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। इसलिए दोस्तों सर्दियों में ऊन के कपड़े पहने जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है पांचवा, कि सर्दियों में एक मोटा ऊनी कपड़ा पहनने के बजाय दो पतले कपड़े पहनने से सर्दी कम लगती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कपड़ों के बीच वायु की कुचालक परत होती है जो ऊष्मा को बाहर जाने से रोक देती है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि मिट्टी से बने घर जो है सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों मिट्टी जो है ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए दोस्तों सर्दी में घर की ऊष्मा बाहर जाने नहीं देती, और गर्मियों में बाहर की ऊष्मा ये अंदर नहीं आने देती। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट है बर्फ़ की नदियाँ। हिम नदियों के ऊपर पानी जमने पर बर्फ़ के नीचे के जलीय जीव जिंदा रहते हैं। क्यों? आपने देखा होगा दोस्तों, जब बड़ी बड़ी नदियाँ जो होती हैं उनमें पानी जम जाता है, लेकिन ग्लेशियर जो होते हैं जो पिघलते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे आपका अंटार्कटिका हुआ, उन स्थान पर जाएंगे जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, -डिग्री सेल्सियस में भी चली जाती है, जैसे 40 200 250 डिग्री सेल्सियस माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पानी के ऊपर परत जम जाती है बर्फ़ की। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ठंड की वजह से। लेकिन दोस्तों वहाँ के उस पानी के अंदर जो जीव होते हैं वो जिंदा रहते हैं। क्यों? क्यों दोस्तों बर्फ़ जो है ऊष्मा की कुचालक होती है, और कुचालक होती है तो दोस्तों क्या होता है, जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर जाने नहीं देती, और बाहर का जो ठंड है वो उसे अंदर नहीं आने देती। तो इसलिए दोस्तों अंदर के जो जीव हैं पानी के वो जिंदा रह पाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम समझते हैं। क्योंकि दोस्तों बर्फ़ ऊष्मा रोधी परत का कार्य करती है, जिससे ऊपर की सतह बर्फ़ जमने के बाद बर्फ़ के नीचे के जल की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती, और
बर्फ नीचे के जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहता है, जिससे दोस्तों नीचे जल का जो तापमान है वो सामान्य रहता है, यानी जल जो है सामान्य रहता है। तो ये थे दोस्तों आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको याद रखने। अब बात करते हैं दोस्तों आगे हम प्रीवोस्ट का ऊष्मा विनिमय संबंधी नियम। प्रीवोस्ट साहब थे, वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने ये ऊष्मा विनिमय संबंधी नियम दिया था, तो इसके बारे में हम समझते हैं। चलिए दोस्तों, और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आप समझते हैं प्रीवोस्ट का ऊष्मा विनिमय संबंधी नियम। तो देखिए दोस्तों, प्रीवोस्ट के अनुसार क्या होता है, शून्य केल्विन ताप से अधिक ताप वाली वस्तु ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन कर सकती हैं। यानी दोस्तों, शून्य केल्विन ताप से जो अधिक ताप वाली जो वस्तु है वो ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन करती है, वो तो होगा ही दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उनमें ऊष्मा ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। तो यही है दोस्तों आपका प्रीवोस्ट का ऊष्मा विनिमय नियम। तो दोस्तों, जो शून्य केल्विन ताप होता है वो कम होता है, कम होने के बजाय दोस्तों अधिक ताप वाली वस्तु ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन करती हैं, और यही दोस्तों ऊष्मा जो प्रीवोस्ट साहब ने कहा था। आगे हम बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, न्यूटन का शीतलन नियम। ठीक है दोस्तों, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यानी न्यूटन का शीतलन नियम। तो चलिए दोस्तों, ये जो नियम है दोस्तों, यहाँ से डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्रुप डी 2022 में पूछे भी गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है, इस नियम को अच्छी तरह से आपको समझना है। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय होने की दर, जैसे विकिरणों के द्वारा जब किसी वस्तु से ऊष्मा निकलती है, विकिरणों के द्वारा निकलती है, तो उस ऊष्मा की क्षय की दर उस वस्तु और वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होती है। जैसे दोस्तों, मान लीजिए आपके पास ये कप है कोई, ठीक है, ये कप है, ठीक है दोस्तों, ये मैंने कप बना दिया इस प्रकार से। उसमें क्या है दोस्तों, चाय भरी हुई है, ठीक है। अब दोस्तों, ये हमें गर्म क्यों लग रही है, जबकि आपको पता है दोस्तों कि बाहर का टेम्परेचर कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा गर्म लगेगी। क्यों लगेगी दोस्तों, क्योंकि ऊष्मा का जो जो दोस्तों जो ताप है, बाहर का ताप है, ये इसके चारों ओर का ताप है, जो बाहर का इसका परिवेश का ताप जो है वो ज़्यादा कम है बजाय इसके। और ये ऊष्मा का जो प्रवाह है दोस्तों, इसमें से कब तक निकलता रहेगा, ये जो हीट है, ये जो तापमान है, इसमें कब तक निकलता रहेगा, जब तक कि दोस्तों इस टेम्परेचर का, इस हमारे परिवेश का तापमान और इस कप में जो चाय है, जो पदार्थ है, उसका टेम्परेचर समान ना हो जाए, तब तक ये निकलती रहेगी। और जब समान हो जाएगा तो ये हमें ठंडी लगने लगेगा। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय होने की दर वस्तु और वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होता है। अर्थात वस्तु की ऊष्मा हानि की दर जो है तापांतर के समानुपाती होती है। वस्तु की ऊष्मा की हानि जो होती है वो उसके ताप, जो परिवेश का ताप है, उसके तापांतर के समानुपाती होता है। तो Q यहाँ पर ऊष्मा है, यानी ऊष्मा का अंतर बटे समय, यानी कितने समय में कितना ताप का अंतर हुआ, जो समानुपाती होता है दोस्तों डेल्टा टी के, यानी ताप के अंतर के। आगे हम देखते हैं, अतः दोस्तों एक गर्म वस्तु द्वारा 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होने में लगा समय उसके 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में लगे समय से कम होगा। क्यों दोस्तों, इसका ताप कम है, तो ये बहुत कम जो है दोस्तों हीट इसमें से रिलीज होगी, यानी ताप जो है, यानी वो है धीरे धीरे रिलीज होगा दोस्तों इसमें से। मान लीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं एक बार और समझा देता हूँ आपके लिए दोस्तों। ये मान लीजिए कोई टब है, ये भी टब है, इसमें दो पदार्थ हैं, इसका तापमान है 90 से 80, ठीक है, और इसका तापमान है 40 से 30। अब दोस्तों होगा क्या
इसका तापमान ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हीट रिलीज करेगा, इसका तापमान कम है तो ये कम हीट रिलीज करेगा। तो ये ज़्यादा हीट रिलीज करेगा तो इसका टेम्परेचर जो है जल्दी से जो है हमारे परिवेश के टेम्परेचर के समानुपाती होगा, यानी दोस्तों ये जल्दी से ठंडा होगा। और ये दोस्तों कम हीट रिलीज करेगा, यानी धीरे धीरे हीट रिलीज करेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हीट कम है, इसका ताप कम है, तो इसका ताप जो है दोस्तों धीरे धीरे इसके बजाय इसका ताप जो है कम रिलीज होगा, तो ये धीरे धीरे ठंडा होगी। तो सबसे पहले ठंडा कौन सा होगा? जिसका ताप ज़्यादा है। और ये ठंडा कब कब? ये जो है दोस्तों ये वाला पदार्थ जो है इससे कम समय में ज़्यादा समय में ठंडा होगा, क्योंकि दोस्तों इसका तापमान कम है। और यहाँ पर मैं बता चुका हूँ हीट जो है दोस्तों तापांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, आगे आपको याद रखना है दोस्तों, विकिरण द्वारा किसी वस्तु के क्षय होने वाली ऊष्मा की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर के साथ साथ वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति और पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है आपका न्यूमेरिकल, जहाँ से दोस्तों डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है दोस्तों न्यूटन के शीतलन नियम का सूत्र, जिसमें दोस्तों Q1 माइनस Q2 किया जाता है बटे में टाइम यानी समय कितना लगा इसे, यानी इसको कितना समय लगा, बराबर में होता है दोस्तों K, यानी K आपका स्थिरांक है, और यहाँ पर कोष्टक में होता है दोस्तों Q1 प्लस Q2 बटे 2 माइनस 0, जो कि यहाँ पर Q1 जो है दोस्तों ये आपका जो है वस्तु का प्रारंभिक ताप होता है, Q2 वस्तु का अंतिम ताप होता है, और Q0 जो होता है दोस्तों Q0 ये क्या होता है दोस्तों? वातावरण का ताप। Q0 वातावरण का ताप होता है। तो इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा ही ये आता है न्यूमेरिकल। और जब मैं कराऊंगा ना न्यूमेरिकल आपके लिए दोस्तों, सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएंगी। और नहीं तो ऐसा करूँगा दोस्तों, न्यूटन का जो शीतलन नियम है ना, इस पर अलग से आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन करा दूंगा मैं, ताकि दोस्तों आपको सारी चीज़ें कंप्लीट अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा छोटा सा वीडियो था। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, कंटेंट आपको पसंद आया, तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके यहाँ पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।